की कौन सी स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं और सब कुछ एक्सपीरियंस है या जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं केवल हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं यार अच्छा उसने वहाँ पे करने मेडिकल कॉलेज में। तो फिर उसके बाद जो बड़े वाले जीजा जी हैं वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, तो इस विषय में प्लान भी था। और हाँ जी जी, तो अगर किसान वैसे बेचता है तो मुझे नहीं लगता है कि 1500-1600 या 1700 से ऊपर पर क्विंटल जो है किसान को मिलता है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज धर्मशाला में जो हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर राहुल कटोच जी हैं, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। सर से हम जानेंगे, जो हम बात करते हैं कि यार खेती जो हमने छोड़ दी थी एक वक्त पे, और खेती में युवा क्यों नहीं आते हैं, या फिर अभी कोरोना में एक वक्त था जब युवा जुड़ने लगा, लोग घर से वापस आए, जॉब से वापस आए, घरों में देखा उन्होंने, और जो जमीन उनकी थी वहाँ पे संपर्क किया उन्होंने कि क्या चीज़ लगाई जाए और कैसे लगाई जाए। सरकार की बहुत सी स्कीम्स होती हैं, वो कई बार हम पीछे रहते हैं, सरकार के पास होती है, तो वो क्या दिक्कतें रहती हैं और कौन कौन सी स्कीमें हैं जिसको हम लाभ दे सकते हैं, और सर से हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं और सब कुछ एक्सपीरियंस है या जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं केवल हम उस एग्जांपल दे सकते हैं कि यार अच्छा उसने वहाँ पे करने गया, मैं भी कर सकता हूँ। जी सर, स्वागत है सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने इस कार्यालय में आपका भी स्वागत करता हूँ और उम्मीद यही है कि हम मिलके किसानों के लिए कुछ कर पाएं। जी सर, पहली चीज ये कहूँगा कि आप कैसे कृषि विभाग में आए या आपने शुरुआत कैसे हुई? मेरे फादर जेल सुपरिटेंडेंट थे, तो जहाँ जहाँ वो सर्विस करते रहे हम उनके साथ रहे। तो मैं शुरुआत करूँगा लगभग 10th में जब मैं पहुँचा तो वो सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल नाहन थे, तो हम नाहन चले गए। मेरी मैट्रिक जो है नाहन में हुई, शमशेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। फिर +1 +2 मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, क्योंकि डिग्री कॉलेज का शौक था कि जल्दी से जल्दी कॉलेज लाइफ देखें, +1 +2 मैंने वहाँ से की। उसके बाद मेरे एक जीजा जी जो हैं वो AMC में हैं, डॉक्टर हैं आर्मी में। तो मेरे दिमाग में जहन में यही रहा कि ठीक है, यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म का भी मजा ले लेते हैं और थोड़ा सोशल कॉज भी कर लेंगे। पर एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज में। तो फिर उसके बाद जो बड़े वाले जीजा जी हैं वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, तो इस विषय में प्लान बी था मेरे पास। तो मैंने प्लान बी को ऑप्ट किया और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एडमिशन हो गई, वहाँ का एंट्रेंस दिया, वहाँ एडमिशन हो गई। ग्रेजुएशन की कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने प्लांट पैथोलॉजी एंड माइकोलॉजी में की है। कार्नेशन पे मैंने काम किया है, वो नौनी विश्वविद्यालय से की है। और जैसे ही हम निकले तो आगे PhD में एनरोलमेंट की, और जो गवर्नमेंट ने जो है कृषि विकास अधिकारियों की जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में पोस्ट निकली, तो फिर हम वहाँ पे विभाग में आ गए और तब से विभाग में आप लोगों के साथ हैं। एक चीज होता है कि स्कूल को जो पढ़ा वो इम्प्लीमेंट करने में कितना साथ दिया उन्होंने? देखिए, आपको कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने के लिए, जो मेरा पर्सनल मानना है, आपको उसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। हम कहाँ से निकले हैं, कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस है ये और इसके पीछे विज्ञान जुड़ा है। तो हम तो उन्हीं तथ्यों की बात करेंगे जिनके साथ विज्ञान जुड़ा है। तो जो हमने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं हमारे काम ही आता है, डिफरेंट स्कीम्स को किसानों तक पहुंचाने में और किसानों की बेहतरी के लिए। सर, आपका अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस भी रहा, जैसे अलग अलग जगह पोस्टिंग हुई, तो कुछ एक लर्निंग्स होती हैं या सक्सेस स्टोरीज होती हैं या कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो वो क्या रहे, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसा कुछ? हमेशा प्रयास हमारा यही रहा कि हम किसानों के लिए बेहतर से कार्य कर सकें। जो सरकार द्वारा समय समय पे स्कीम्स चलाई जाती हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स चलाई जाती हैं, वो लास्ट जो हमारा किसान है उस तक उन स्कीमों को पहुंचा पाएं। कोशिश हमारी ये रही कि हम जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो हमारी जो हैं सीरियल्स हैं उनसे हटके हम थोड़ा काम करें और कैश क्रॉप्स की तरफ जो है फार्मर को लेके जाएं। काफ़ी हद तक हमने देखा कि लोगों ने उसको अपनाया भी। सब्जियों के क्षेत्र में अगर हम बात करें एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की, हमने कोशिश की कि उसको भी विभाग में इंट्रोड्यूस किया जाए और लोग उसके तरफ भी रुझान बढ़ा। तो जो हमारे अर्बन या सेमी अर्बन एरिया है, तो उसमें ये देखने को मिला कि जो हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल या जो से ब्रोकली, रेड कैबेज, पार्सले, पार्सनिप, पॉक चाय, तो इनका काफ़ी अच्छी मार्केट है और लोग इन स्कीम से इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि जो भी हम कार्य करें किसानों को इस तरह से मोटिवेट करें कि वो एक सक्सेस स्टोरी ही बने और औरों को भी प्रेरित करें।
सर आप उस दौर से हैं जब ग्रीन रेवोल्यूशन बड़ा था, एकदम से आया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आप जब 90s की बात करूँ उसके टाइम पे क्या था कि चैलेंजेस जॉब में था कि यार जैसे आपने बात की पहले भी, लोग खादों को नहीं डाल थे वैसे, या फिर नहीं अगर साथ देते थे, तो वो चैलेंज कैसे थे उस टाइम? थोड़ा सा मैं विकास जी आपको थोड़ी हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा। जब हम 60s में थे, जब 60 का दशक था, तो हमारे देश की स्थिति अनाज प्रोडक्शन में बहुत अच्छी नहीं थी। हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है विदेशों पे निर्भर होना पड़ता था, चाहे हम गंदम की बात करें, चाहे मक्का की बात करें या और चीज़ों की बात करें। 60 के दशक में तो ये स्थिति थी कि ये भी था कि हफ्ते में एक बार उपवास रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो दौर भी 60 के दशक में था। तो जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसा करें ताकि हम इस स्थिति से निपट पाएं, और जो स्थिति है वो स्थिति लंबे समय के लिए तो सूटेबल हमारे देश के लिए नहीं थी। तो वहाँ पे एक मैं नाम लेना चाहूँगा, प्रोफेसर एम स्वामीनाथन, जो आपने नाम जिनका सुना भी होगा। तो उन्होंने, एक प्रोफेसर बारलोग थे जो एक जो हमारे गंदम के साइंटिस्ट थे वो थे। तो उनकी थ्योरी पे उन्होंने एक हमारा फॉर्मुलेट किया जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारी कंट्री में जब 60 के दशक में आया, तो हमने इंट्रोड्यूस की उसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज, या जिनको हम हाइब्रिड बोलते हैं। हमारे कारखाने लगने शुरू हुए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, या जिनको हम यूरिया 12-32-16 के नाम से देसी भाषा में जानते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर की इंट्रोडक्शन हुई हमारे देश में। इंट्रोडक्शन हुई पेस्टिसाइड्स की और इंसेक्टिसाइड्स की। तो समय की ज़रूरत थी, हमने बहुत काम हमारे देश के साइंटिस्टों ने, विभागों ने कार्य किया, और आज की डेट में हम इस स्थिति में हैं कि हमारे पास जो है, हमारे गोदाम जो हैं वो अनाज से भरे पड़े हैं। और अब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, नेचुरली ग्रोन एग्रीकल्चर की, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की। जी सर, अभी जैसे बात की नेचुरल, तो वो सर बताएं दर्शकों को कि नेचुरल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वो क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं? जी जी, किसान कोई करता है जी, क्या फायदा होता है? स्वास्थ्य पे हो गया। जी जी जी। जैसे कि मैंने बताया कि जब केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, जब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आए, वो समय की ज़रूरत थी। अब हम ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से भी किसानों को बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हम अगर प्राकृतिक तौर पे अगर हम मक्की को उगाते हैं, जो हमारा मक्की अभी सोइंग चल रही है, तो उसको सरकार जो है 40 रुपए पर किलो के हिसाब से वापस लेगी, से 4000 रुपए क्विंटल। और हाँ जी जी, तो अगर किसान वैसे बेचता है तो मुझे नहीं लगता है कि 1500-1600 या 1700 से ऊपर पर क्विंटल जो है किसान को मिलता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फार्मर नेचुरल फार्मिंग से जुड़े और मक्की का जो है अच्छा लाभ कमाएं। अगर गंदम उगाते हैं प्राकृतिक खेती के उससे, तो 60 रुपए पर किलो या 6000 रुपए पर क्विंटल जो है सरकार वापिस लेगी। और हमारे प्रदेश में भी है तो वो मैन मेड समस्या, पर जंगली जानवरों की, आवारा पशुओं की समस्या जो है हमारे प्रदेश में भी कुछ समय से देखने में ज़्यादा आ रही है। तो एक हमारी क्रॉप हल्दी है, तो हल्दी की भी सोइंग आजकल चली हुई है। अब तो हम लेट होते जा रहे हैं कि उसका टाइम पूरा होता जा रहा है अब। तो अगर उसकी सोइंग करते हैं कोई, तो उसको जो प्रोड्यूस उसका आएगा तो 90 रुपए किलो सरकार प्राकृतिक तौर पे जो अगर हम जो हमारी हल्दी उगाएं तो उसको 90 रुपए जो है सरकार वापस लेगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसान को आर्थिकी सुधारने के बारे में बात करते हैं, अपने किसान को सशक्तिकरण करने की बात करते हैं, तो किसानों को इन स्कीम्स का जरूर फायदा लेना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इन स्कीम से जुड़ने के लिए, चाहे अगर आप मक्की के फार्मर बनना चाहते हैं, गंदम के, या हल्दी उगाना चाहते हैं, तो इसके फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। जो हमारी ब्लॉक जो आत्मा की टीम है ब्लॉक में, उनके माध्यम से भरे जा रहे हैं, और उसकी आखिरी तारीख जो है वो 15 जून है। जी सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अभी जंगली जानवरों का नुकसान भी होगा, तो ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो किसान भाई बहन लगा सकते हैं और नुकसान को कम किया जा सकता है, या फिर जो नुकसान हो बचाया जा सकता है उससे?
प्रदेश सरकार द्वारा एक बाड़बंदी की योजना भी चलाई जा रही है। वो ऑनबोर्ड स्कीम है वो उसमें आपको किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में बैठ के किसान अपने मोबाइल से भी कर सकता है। अगर घर में कोई बच्चा स्कूल जाता है, क्योंकि सभी बच्चे आजकल आपने देखा ही है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, तो बहुत सिंपल से यूजर फ्रेंडली जो है ये एप्स हैं, तो इनके माध्यम से भी आप घर बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लोक मित्र केंद्र में भी जाके आप जो है बाड़बंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा ही स्नेवटी में आपका नंबर आएगा, समय भले ही कुछ लग सकता हो, पर जैसे ही आपको आपका नंबर आएगा तो आपको जो है मैसेज घर में आ जाएगा। और ये 2 माध्यमों से होती है, या एम्पैनल्ड कंपनीज जो हैं जिसको हम कंपोजिट फेंसिंग बोलते हैं, या किसान खुद भी करवा सकता है इसको, और उसको सेल्फ मोड बोलते हैं। तो इन दोनों मोड में अगर इंटरचेन लिंक्ड वायर और कंपोजिट फेंसिंग करवाते हैं तो 70% अनुदान है। अगर तारें लगवाते हैं तो उसके लिए भी अनुदान जो है उपलब्ध है। मैं इस चीज से एक चीज बताऊंगा कि दर्शकों को कि जो जो डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हों वो सारे अटैच करके फुल डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ताकि क्या होता है कि कई बार आपके डॉक्यूमेंट नहीं रहते, पूरे नहीं रहते। इसके कारण क्या होता है कि आप उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, फिर आप इल्जाम लगाएंगे कल को कि यार मेरा हुआ नहीं। तो जो जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्लीज उस चीज को पूरा लगा दो, ताकि आपकी उंगली ना उठाएं किसी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सर एक चीज है कि लोगों के छोटे छोटे खेत है हिमाचल में, है ना, तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे सर? कि यहाँ है, दूसरा वहाँ पे है। जी हाँ, हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र में एग्रीकल्चर होता है, तो इसमें डिफरेंट चुनौतियाँ हैं, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई जगह पे हमारी फ्रेगमेंटेड ज़मीनें हैं, कि अगर टोटल वो मालिकाना हक उसका 15 कनाल में है, तो 1 कनाल 2 कनाल यहाँ पे है, 2 कनाल कहीं और है, 2 कनाल कहीं और है, तो उसको खेती में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। पर इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो हल्दी बहुत अच्छी स्कीम है, हल्दी में लगाएं, कोई आवारा पशुओं जंगली जानवरों का कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। और बाय बैक पॉलिसी है, तो एक तो रेट अच्छा मिलेगा किसान को। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें उगाएं, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आप धनिया लगा लें। धनिया 1-1.5 कनाल में आप काफ़ी अच्छी इनकम उससे आप कर सकते हैं। छोटा सा स्ट्रक्चर बना लें, पॉली हाउस, आप नर्सरी ग्रोइंग का करें। तो प्लग ट्रे में आजकल आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो नर्सरी उगा के, सर्टिफाइड होना चाहिए प्लांट, वो सही है कि कल को तो हमारे बाकी किसानों को भी नुकसान ना जाए, तो वो कारोबार भी किया जा सकता है जो छोटी ज़मीन उसमें रिक्वायर्ड होती है। जैसे सर अभी आपने नर्सरी की बात, तो कुछ लोग नर्सरी लगाना चाहते हैं, पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, या फिर थोड़ा सा बड़े स्तर पर की व्यापार किया जाए, या फिर जो लोग युवा वर्ग है वो चाहता है यार कि मैं थोड़ा आमदनी करूँ या मैं इसमें घुस जाऊँ अच्छे से, तो कैसे इसमें कार्य कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास डिफरेंट विभाग के पास स्कीम्स हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है हमारे पास। तो उसमें कोई भी जो किसान या युवा साथी, हमारा नौजवान, अगर कोई लोन लेना चाहता है कृषि आधारित उद्योग पे, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। जैसे आप साइलेज का काम कर सकते हैं, इसमें आप कंपोस्ट मेकिंग का काम कर सकते हैं, एसेइंग यूनिट लगा सकते हैं, ग्रेडिंग यूनिट लगा सकते हैं, इवन आप कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हैं, टिश्यू कल्चर लैब बना सकते हैं, या पैकेजिंग यूनिट लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है विभाग से संपर्क करें, आप लोन लें, और 2 करोड़ तक का जो है इंडिविजुअल लोन आप ले सकते हैं, और इंटरेस्ट में 3% की सबवेंशन है। तो मोटे तौर पे मैं बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर कोई बैंक आपको लोन देता है और उसका 9% इंटरेस्ट वो आपसे लेता है, तो आप लगा लो 3% कम हो गया, 6% पे आपको इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सकता है, जिसमें आप कृषि क्षेत्र में जो है आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और जो हमारा किसान है जिससे आप रॉ प्रोड्यूस भी ले रहे हैं, तो उसको भी सशक्तिकरण उसका भी कर सकते हैं, और अपने आप को भी आप अर्निंग वाली सिचुएशन में ला सकते हैं।